नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सेमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। चंपावत दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं और विकास कार्यों का जायजा लेंगे सीएम धामी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। कई सौगात यहां के लोगों को आज मिलने वाली है। चंपावत के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे और इस दौरान कई सौगातों का यहां पर आज उनको शुरू करेंगे, शुभारंभ करेंगे। कई सौगात अपने प्रदेश की जनता को देने वाले हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम। चंपावत दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान विकास कार्यों का जायजा लेंगे। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश इस दौरान वो दे सकते हैं विकास कार्यों का जायजा लेने के बाद। और इसके अलावा कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो आज चंपावत के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। इस दौरान विकास कार्यों का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ उस पर चर्चा करेंगे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश यहां पर अधिकारियों की तरफ से अधिकारियों को दिए जा सकते हैं सीएम की तरफ से। चंपावत के दौरे पर रहने वाले हैं आज पुष्कर सिंह धामी। विकास कार्यों का जायजा लेंगे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम। और चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें। उत्तराखंड से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सचिवालय में शाम 5 बजे बैठक आयोजित होगी और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। सीएम धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे। और 5 बजे कैबिनेट बैठक होगी। सीएम इसकी अध्यक्षता करेंगे और बैठक में कहा जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, यहाँ पर आज उत्तराखंड में कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। ऐसे में क्या जानकारी मिल पा रही है बैठक को लेकर, कितने बजे होगी? और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी विस्तार से जानना चाहेंगे कि इस बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, किन प्रस्तावों पर मोहर लगने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है? आपको बताना चाहूँगा कि आज सरकार की जो कैबिनेट बैठक है वो बैठक प्रस्तावित है और बैठक में जो है कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कई मुद्दों पर जो है मोहर लग सकती है, जैसे आशा कार्यकर्तियाँ हैं, उनका आंदोलन चल रहा है, उनकी मानदेय में बढ़ोतरी हो सकती है। कैलाश, यहाँ रुकना चाहूंगी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं मिल पा रही है। दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। दर्शकों को बता दें कि आज उत्तराखंड में कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सचिवालय में शाम 5 बजे अहम बैठक होगी और माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लग सकती है। प्रदेश से जुड़े कई मसलों पर इसमें चर्चा हो सकती है और उन पर मोहर लग सकती है, क्योंकि चुनावी साल भी है और ऐसे में यहाँ पर जनता से जुड़े कई बड़े फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं। चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। कोरोना को लेकर चर्चा होगी। जिस तरीके से एक बार फिर से केस बढ़ रहे हैं, कैसे दोबारा से उसको कंट्रोल करना है और क्या कुछ पाबंदियां दोबारा से लगानी है, इन तमाम चीज़ों पर आज चर्चा होगी कैबिनेट बैठक में। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं संवाददाता कैलाश जोशी का। कैलाश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। प्रीति, आपको बताना चाहूँगा कि आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की जो कैबिनेट बैठक है, कैबिनेट बैठक आज होनी तय है 5 बजे, देर शाम 5 बजे आज कैबिनेट बैठक होगी। और कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसला आज यहाँ पर हो सकता है। जैसे आशा कार्यकर्तियाँ हैं, उनको उनके मानदेय में बढ़ोतरी की बात मुख्यमंत्री ने की थी, वो कैबिनेट में आ सकता है। ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिन पर जो है आज मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक में मोहर लग सकती है। प्रीति जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आशा वर्कर्स का मुद्दा यहाँ पर कैबिनेट में उठ सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो भी दर्शकों को बता दें। लश्कर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट रहेंगे। केंद्रीय मंत्री के आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है।
लक्सर से पहले मंगलोर पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वो पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं। ऐसे में उनके आगमन को लेकर तैयारियां की गई हैं और बता दें कि पहली बार वो उत्तराखंड आएंगे जब उनको केंद्र में जिम्मेदारी दी गई है। नारसन बॉर्डर से शुरू होगी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, जिसकी शुरुआत आज अजय भट्ट करने वाले हैं। 4 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा होगी। जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। कई दिनों से इसकी तैयारियां की जा रही थी और अब आज इसकी शुरुआत होगी। लक्सर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट रहेंगे और इस दौरान वो आशीर्वाद यात्रा को शुरू करेंगे। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके आगमन को लेकर तैयारियां पहले से ही जोर शोर से चल रही थी और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल सोनी संवाददाता मंगलोर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, यहाँ पर मंगलोर भी जाएंगे उससे पहले, लक्सर आने से पहले वहां पर क्या कुछ तैयारियां उनके आगमन को लेकर देख पा रहे हैं और कितने बजे पहुंचेंगे मंगलोर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जो अभी केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट हैं, उनको राज्य रक्षा मंत्री का दायित्व जैसे केंद्र में मिला है और आज उनका पहली बार केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद उत्तराखंड का उनका दौरा है। तो जो उस भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को नजर आ रहा है और जो नारसन बॉर्डर उत्तराखंड पर है उस पर सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे होकर और जो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट है उनके स्वागत की तैयारियां में जुटे हैं। अगर हम बात करें हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार प्रसार का एक कयास लगाए जा रहे हैं कि आज से जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसके लिए प्रचार शुरू हो जाएगा। जी, और अगर उत्तराखंड के नेताओं की बात करें तो कौन कौन से बड़े चेहरे उनके साथ शामिल रहेंगे इस जन आशीर्वाद यात्रा में? जी बिल्कुल, अगर उत्तराखंड के नेताओं की बात करें तो इसमें जो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं धन सिंह रावत हैं और जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक जी, वो उनके साथ जन आशीर्वाद यात्रा में रहेंगे और यहाँ से उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होकर मंगलोर पहुंचेगी। मंगलोर से रुड़की होते हुए वो भगवानपुर और देहरादून पहुंचेगी। ऐसे ये 4 विधानसभाओं 4 लोकसभाओं में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। जी, मंगलोर में कहां पर उनके स्वागत के लिए पॉइंट बनाए गए हैं, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जिम्मेदारी मिलने के बाद केंद्र में पहली बार आ रहे हैं तो ऐसे में कुछ सौगात प्रदेश को मिल सकती है? जी बिल्कुल, ऐसा भी एक जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे कि उत्तराखंड में पहली बार अजय भट्ट केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद जो है आ रहे हैं और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और नारसन बॉर्डर से लेकर लगभग मंगलोर की अगर हम बात करें, मंगलोर में 4 जगह ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर अजय भट्ट का भव्य स्वागत किया जाएगा और उसके बाद जो उनकी विधानसभा में प्रवेश करेंगे तो वहां पर भी जो है तैयारियां पूरी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने की गई है और जो है पूरी जोश होश के साथ में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं। जी, शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो नारसन बॉर्डर पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है, उनके स्वागत के लिए मंगलोर पहुंचेंगे और मंगलोर से फिर लक्सर की ओर जाएंगे और ऐसे में कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह। केंद्र में राज्य शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं और इस जन आशीर्वाद यात्रा को एक चुनावी शंखनाद के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी पार्टी की तरफ से चुनावी शंखनाद आज किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के बीच उत्तराखंड में दूसरे चरण में जूनियर स्कूलों को 16 अगस्त से खोला जा रहा है। प्रदेश में क्लास 6 से क्लास 8 तक के 5234 स्कूलों में करीब 4156 के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष कोविड बजट जारी किया है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने विशेष कोविड बजट जारी किया है और बच्चों की सुरक्षा सरकार के लिए पहली प्राथमिकता रहेगी। इसलिए स्कूलों में सुरक्षा से जुड़े सभी इंतजाम मजबूत किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से जूनियर हाई स्कूलों में सैनिटाइजर, मास्क आदि मुहैया कराए गए हैं। इन स्कूलों की भोजन माताओं के लिए यहाँ पर एप्रिन, हेड कवर और दस्ताने भी दिए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लक्सर से संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गोविंद, एक बार फिर से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब छोटे बच्चों की बारी आ चुकी है स्कूल जाने की। 6th क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों के स्कूल जो है वो खुलने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम बच्चों के लिए देखे जा रहे हैं स्कूलों में और पूरी जानकारी चाहेंगे इसको लेकर। बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से आज उत्तराखंड में लगभग जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को खोला जा रहा है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, सभी को जो है सरकार द्वारा जो है एक सूची कल जारी कर दी गई थी जिसमें कई तरह के पालन करने होंगे। जिस तरह हम अभी एक विद्यालय में खड़े हैं तो विद्यालय प्रबंधक की ओर से लगातार जो थर्मल स्कैनिंग भी हो रही है, लगातार जो सैनिटाइजर भी किया जा रहा है
और तो यहाँ पे जो सुरक्षा के जो इंतजाम है जो सरकार द्वारा लगाए गए थे वो पूरी तरह से जारी हैं। लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूलों में जो है सरकार द्वारा जो SOP है उसके पालन किया जा रहा है। अगर भोजन माताओं की बात किया जाए तो उन्हें हैंड कवर, मास्क, दस्ताने आदि वितरण जो है वहां पर किया जाएगा। प्रीति, बताना चाहूंगा लगभग प्रदेश में 5234 ऐसे स्कूल हैं जिनमें से लगभग 4156 स्कूलों के लिए सरकार ने विशेष कोविड बजट की यहाँ पर जारी किया है। उन्हें एक राहत दी जाएगी। उनके लिए शिक्षा महानिदेशक बंशीधर जो तिवारी हैं उन्होंने ये आदेश जारी कर दिए हैं। लगातार जो स्कूलों की अगर बात की जाए तो एक लंबे समय के बाद, लंबे इंतजार कह सकते हैं प्रीति, लंबे इंतजार के बाद वो आज घड़ी आई जो सभी स्कूलों को अभी, हालांकि कक्षा 5 के नीचे के स्कूलों पर अभी प्रतिबंध पूरी तरह से लगाया गया है। जी प्रीति। गोविंद जी, ये भी जानना चाहेंगे क्या अभी इस स्थिति में अभी मिड डे मील स्कूलों में बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि भोजन माताओं को तमाम वस्तुएं दी गई हैं जिससे कि वो पूरी सेफ्टी बरत सके, तो ऐसे में क्या यहाँ पर मिड डे मील अभी बनाया जाएगा? बिल्कुल प्रीति, जिस तरह सरकार के दिशा निर्देश हैं मिड डे मील को लेकर भी जो है कवायद लगाई जा रही है, बिल्कुल पूरी तैयारियां हैं। जिस तरह भोजन माता को सतर्कता बरतने और साथ ही स्कूल प्रबंधक द्वारा जो अभियान कह सकते हैं कि जिस तरह सतर्कता बरती जा रही है, तो भोजन माताओं को भी यहाँ सरकार द्वारा जो सुरक्षित जो सामान है वो मुहैया कराया गया है। लगातार जो है जो प्रधानाध्यापक हैं या कर्मचारी हैं उनको भी जो थर्मल स्क्रीनिंग के बिना अनुमति नहीं, प्रवेश नहीं किया जाएगा स्कूलों के अंदर। साथ ही जितने भी जो छात्र छात्राएं वो भी बिना थर्मल स्क्रीनिंग और गोविंद, 6 से लेके 8th क्लास तक के बच्चे आज स्कूलों में आ रहे हैं, आप स्कूल में ही खड़े हम देख भी पा रहे हैं, कितनी क्या संख्या में कमी है आज पहले दिन, या क्योंकि पहले 9 to 12 खुल चुके हैं तो उसके बाद यहाँ पर संख्या ठीक ठीक देखने को मिल रही है? बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से 2 अगस्त से जो है 9 से लेकर 12 तक के जो विद्यालय पहले सरकार द्वारा खोलने का जो आदेश जारी किया गया था, लगा सकते हैं कि 1 से 2 दिन तक जो बच्चों की संख्या में इजाफा देखने को नहीं मिल पाया था। लेकिन जिस तरह से आज जो है 16 अक्टूबर से जैसा कि सरकार द्वारा जो आदेश जारी हुआ है तो उसमें एक खासा इजाफा यहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रीति पहले से ही विद्यालय 2 अक्टूबर बड़े छात्रों के लिए यहाँ खुल चुके थे, तो छोटे बच्चों में भी एक उत्साह देखा जा सकता है। और जिस तरह से अभी तकरीबन 9:15 बज चुके हैं और विद्यालय में जो है बच्चों की संख्या लगातार आनी शुरू हो रही है। क्लासेस किस तरीके से लगाई जाएंगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो? क्या यहाँ पर कुछ घंटे के लिए ही बच्चों को बुलाया गया अभी? प्रीति, जिस तरह से हमने भी जायजा लिया, विद्यालय के अंदर हर कक्षाओं को देखा गया, तो लगातार स्कूल प्रबंधक की तरफ से, लगातार स्कूल प्रशासन की तरफ से लगातार जो बच्चों को जो है उचित दूरी पर बैठाया जा रहा है। जिन बच्चों के पास मार्क्स नहीं है तो विद्यालय की तरफ से उन बच्चों को भी मार्क्स वितरित किए जा रहे हैं, और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और लगातार जो थर्मल स्क्रीनिंग की जो यहाँ पर कवायद लगातार चल रही है। अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर बढ़ता है तो तत्काल उसकी सूचना उनके परिजनों को और स्थायी उपचार के लिए डॉक्टर को बुलाया जा रहा है। जी शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आज 6 से लेके अब 8 तक के बच्चों को भी स्कूल में बुलाया जा रहा है, बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं, बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहाँ रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। पंजाब सरकार नागरिकां ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਜਰ G2C ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਮੇਜਰ B2C ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ, ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ, FIR ਦੀ ਕਾਪੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫਰਦ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। डिजिटल रूप विच सेवावां देण लई वचनबद्ध पंजाब सरकार। हरियाणा सरकार की तेज चाल, पूरे होने वाले हैं 2 साल। क्या है आपके हलके का हाल? अपने विधायक से पूछिए सीधा सवाल। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। स्वस्थ जीवन के आयाम, आसन, ध्यान और प्राणायाम,
आज ही योग से जुड़ें। जीवन का सिद्धांत, योग वेदांत। योग वेदांत दे रहा है 60 मिनट की निशुल्क ट्रायल क्लास हर शनिवार शाम 4:30 बजे खबरफास्ट टीवी चैनल, फेसबुक, यूट्यूब और जूम पर लाइव। जूम में रुचि रखने वाले लोग निशुल्क जूम लिंक के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आइए विश्व स्वास्थ्य के लिए सब मिलकर अपने घर पर योग करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर जिले की प्रभारी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बागेश्वर ब्लॉक मुख्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित की और मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि ये योजना मां बेटी को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों का जीवन बेहतर हुआ है और आगे भी सरकार के ऐसी योजनाओं से लोगों को फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर मंत्री रेखा आर्या की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत वितरित किए हैं और सरकार की योजनाओं से लोगों को फायदा होगा, ये उन्होंने पूरा यहाँ पर दावा किया है कि महालक्ष्मी किट वितरण कार्यक्रम का दरअसल आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने जो है माओ को तो महालक्ष्मी वितरण किट दी गई है माताओं को और ऐसे में ये दावा किया गया है कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई हो या राज्य सरकार की तरफ से चलाई गई हो, उनका प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है और आगे भी सरकार की ऐसी योजनाओं से लोगों को फायदा मिलने वाला है। बीजेपी विधायक के जन्मदिन पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत देहरादून पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधायक के जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाया और उस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि विधायक देशराज करनावाल ने अपना जन्मदिन बड़े ही जोश हर्षोल्लास के साथ मनाया है। साथ ही इस मौके पर धन सिंह रावत ने लोगों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र भी बांटे। उनके कार्यक्रम में आया था और आज उन्होंने जो विकास पुस्तिका के लॉन्च किया यहाँ 4 साल का, वो बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं और मैं उनको भी, उनके परिवारों को भी और उनकी धर्मपत्नी को भी अपनी ओर से भी और सरकार की ओर से भी बधाई दी। तो यहाँ पर देशराज करनावाल का जन्मदिन जो है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और ऐसे में यहाँ पर विधायक ने लोगों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र भी इस मौके पर बांटे। बीजेपी विधायक के जन्मदिन के मौके पर कैबिनेट मंत्री पहुंचे और उनके जो कार्यकर्ता थे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह इस दौरान देखने को मिला। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर जुड़े थे। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का ग्रैंड फिनाले संपन्न हुआ और इंडियन आइडल को अपना 12वां विनर मिल गया है। पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के विनर बन गए हैं। फिनाले में पवनदीप राजन की कड़ी टक्कर अरुणिता, मोहम्मद दानिश और षणमुख प्रिया, नेहाल तारो और सयाली कामले से थी। जज विशाल डडलानी ने कहा कि जब मैंने पहली बार आपको सुना था तो तभी लग गया था कि ये स्टार परफॉर्मर है और पूरी उनके जीतने की उम्मीद यहाँ पर उस वक्त उन्होंने जताई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से बड़ी खबर। आज सावन का आखिरी सोमवार है और आखिरी दिन मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु लाइनों में लगकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। कोविड को लेकर मंदिर प्रबंधक द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं।
सोमवार के आखिरी दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। इस बार सावन के महीने में 4 सोमवार पड़े हैं और आज का सोमवार आखिरी सोमवार है। कोविड को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही साथ कोशिश यही है कि ज़्यादा संख्या में लोग अगर पहुंच भी रहे हैं तो नियमों का पालन वो करें। श्रद्धालु लाइनों में लगकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। कोविड को लेकर मंदिर प्रबंधक द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और राहुल सोनी मंगलोर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, यहाँ पर जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि आखिरी सोमवार सावन का है और आखिरी सोमवार की भी खास मान्यता रहती है, तो क्या तस्वीर वहाँ पर आप देख पा रहे हैं? देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूँ जैसे कि आज सावन का आखिरी सोमवार है। सुबह से मंदिरों में जो है भक्तों की लाइन लग जाती है और जो काफी श्रद्धालु हैं वो गंगा जल का जो जलाभिषेक है वो शिव मूर्ति पर करते हैं। अगर हम बात करें कावड़ यात्रा की, तो जो उत्तराखंड प्रशासन है, उत्तराखंड सरकार है, उसके द्वारा कावड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया था। हालांकि पिछले साल भी कावड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया था, लेकिन अभी जो शिव भक्त है वो केवल अपने जो स्थानीय मंदिर है उन पर ही गंगा जल चढ़ाकर जो है श्रद्धा पूर्वक पहुंच रहे हैं। और जो काफी जो लाइन है जहाँ मैं मंदिर में खड़ा हूँ, यहाँ पर सुबह से तांता लगा। हालांकि इस समय जो है जो भीड़ है वो बिल्कुल यहाँ पर छट चुकी है, लेकिन सुबह के दौरान सुबह से ही 4 बजे से इस मंदिर में जो है काफी भक्त पहुंचते हैं और जो अपने जो शिव भक्त है वो शिव भक्त जो है शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाकर और भगवान से जो है प्रार्थना करते हैं। जी, क्या जिस दौरान यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी उस दौरान श्रद्धालुओं की तरफ से कोरोना नियमों का पालन किया गया या अनदेखी की गई? नहीं, बिल्कुल जैसे कि मंदिर प्रशासन है या मंदिर के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो स्थानीय लोग हैं उन तक ये संदेश पहुंचाया गया था कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ही मंदिर में जलाभिषेक करें। और जगह जगह जो है एक जागरूकता के लिए जो मंदिरों पर एक बैनर भी लगाए गए हैं कि जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए ही मंदिर में प्रवेश किया जाएगा। जी, तो लोगों ने कितना पालन किया? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना की जो दूसरी लहर ने पूरे देश में जो है हाहाकार मचाया, तो वही मंगलोर क्षेत्र की अगर हम बात करें यहाँ पर भी काफी जो है कोरोना से लोग पीड़ित थे। लेकिन इस बार जो है तीसरी लहर से बचने के लिए लोग बिल्कुल कोविड-19 के जो पालन है, कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। उसी के तहत जो है मंदिरों में प्रवेश किया जा रहा है। दूरी बनाकर, मास्क लगाकर लोग मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं। जी, शुभम गुलेरिया भी हमारे साथ मसूरी से जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शुभम, मसूरी में क्या तस्वीर आज देख पा रहे हैं सावन के आखिरी सोमवार के दिन? जी, आपको बिल्कुल बता दूं कि लगातार जब से सावन शुरू है तो मसूरी को देखा जाए तो पर्यटक नगरी पे लगातार जितने पर्यटक आ रहे हैं, जो भी स्थानीय लोग हैं, वो सावन को लेके बहुत उत्साहित है। कहीं सोमवार के चलते जो है लगातार मसूरी मंदिरों में भीड़ रहती है। कोविड नियमों का पालन जो है वो पूरा करें, लेकिन जिस तरीके से तीसरी लहर की बात हो रही है तो उसमें सरकार ही बहुत सख्त है। कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जो है मंदिरों में भी जो है कोरोना की गाइडलाइनों का पालन करवाया जा रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय के बहुत ही घातक भी नहीं, सबसे अच्छी बात भी हो सकती है। लोग कितने जागरूक दिख रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं? जी, कि अगर लोगों की जागरूकता की बात करूं तो लोग काफी जागरूक हैं। लगातार जो लोग हैं कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर बात करूं मंदिर प्रशासन की, तो मंदिर प्रशासन द्वारा भी काफी सख्त रुख अपनाया गया है। जो भी लोग बिना मास्क के आ रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें तुरंत मंदिर से बाहर भेज दिया जाए। और अधिकतर जो लोग हैं मंदिर में मास्क के साथ ही आ रहे, सैनिटाइजर का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। लोगों के बीच में जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है पूरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अब काफी जागरूकता भी आ रही है। जी, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए। तो सावन का आखिरी सोमवार आज है और ऐसे में मंदिरों में काफी भीड़ श्रद्धालुओं की खासतौर पर सुबह सुबह उमड़ी है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में पहुंचकर कोरोना के नियमों का पालन करते हुए भगवान शिव के दर्शन करके उनका जलाभिषेक किया है। तो लोग कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि तीसरी लहर की संभावना जताई गई है। ऐसे में यहाँ पर पूरे नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, क्योंकि यही एकमात्र बचाव है कोरोना से। तो लोग इस चीज को समझ रहे हैं, श्रद्धा के साथ कोरोना के नियमों का भी पालन कर रहे हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार है और भारी संख्या में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।